एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। तो पिछली मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो बनाइए या फिर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे वीडियो बनाइए। और कुछ लोगों ने कहा था कि कोविड-19 से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उस पे वीडियो बनाइए। तो तीनों अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतने शॉर्ट टाइम में, तो मैंने तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही वीडियो बना दी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो कब आया था? वो आया था 1954 में। उसके बाद है जो हमारे पास जो भी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनके जो डेट्स हैं आपको पता होनी चाहिए। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये आया था 1958 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987। मिशन इंद्रधनुष, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो आया था 25 दिसंबर 2014। स्वच्छ भारत जो है वो 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती वाले दिन आया था 2014 में। उसके बाद है RNTCP यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये आया था 1993 में। इसका जो सेकंड फेज़ था वो आया था 1 अक्टूबर 2006। उसके बाद है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, वो आया था 1987 में। उसके बाद है CSSM यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, वो आया था 1992 में। उसके बाद है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, वो भी आया है 1992 में। उसके बाद है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो ये आया था 5 अप्रैल 2005 में। उसके बाद मूविंग अहेड, उसके बाद है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो ये आई थी 2002 में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई थी 1993 में। उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। तो लोग नेशनल हेल्थ पॉलिसी और पॉपुलेशन पॉलिसी के बीच में कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद है नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी 2002 में। और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट तो 1897 में। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब अभी कोरोना इतना स्प्रेड हुआ था तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है वो लगाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। 1897 में ये आया था। उसके बाद मैंने ये आप जो इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं नेशनल और इंटरनेशनल उनके बारे में बताया है, तो वो है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो यूनिसेफ की है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी रिलीफ फंड, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके वो हैं न्यूयॉर्क में। उसके बाद है WHO का सबको ही पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है जिनेवा में। इसके दिए तो उसके बाद है हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हैं रोम में। उसके बाद है इंटरनेशनल रेड क्रॉस का फाउंडर कौन था? ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में। ये हेनरी ड्यूनेंट हैं इसके फाउंडर। उसके बाद ये है इंडियन रेड क्रॉस कब आई थी, कब बनी थी, तो 1920 में। उसके बाद है FAO कब इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि FAO के हेडक्वार्टर हैं रोम में और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। उसके बाद है यूनिसेफ, अगेन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और 1946 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद नीति आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015। इसमें कई लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में कई बार 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर इस तरह से, मतलब जो ईयर है वो तो सबको याद होता है लेकिन डेट्स हम भूल जाते हैं। उसके बाद है ICDS 1975। और नीति आयोग की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो वो भी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ICDS की है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO केम इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948 और इसी दिन को इंटरनेशनल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। उसके बाद है MDM प्रोग्राम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम, वो आया था 15 अगस्त 1995 में। उसके बाद मैंने जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनके बारे में दिया है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है भूर कमेटी को। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा जाता है मुदालियर कमेटी को। उसके बाद है कमेटी ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर, तो ये कहा जाता है करतार सिंह कमेटी को। उसके बाद है ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, ये है श्रीवास्तव कमेटी। उसके बाद है देयर शुड बी 1 PHC फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 एंड ईच PHC शुड बी डिवाइडेड इंटू 16 सब सेंटर्स, ये किसकी रिकमेंडेशन थी? तो ये करतार सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद ANMs को रिप्लेस करना है फीमेल हेल्थ वर्कर से, तो ये भी करतार सिंह कमेटी की ही रिकमेंडेशन थी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
वो है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। अगर कोई भी डिजीज़ कॉन्स्टेंटली किसी एरिया में हमेशा ही प्रेजेंट होती है, हमेशा उस डिजीज़ के केस वहाँ पे देखे जाते हैं, तो उस डिजीज़ को कहा जाता है एंडेमिक। या कोई एक ऐसी डिजीज़ है जो किसी एरिया में एक्सेस देन नॉर्मल, यानी कि सडनली आउटब्रेक हो रही है और एक्सेस देन नॉर्मल, तो उसको कहा जाता है एपिडेमिक। अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में किसी डिजीज़ का एक भी केस नहीं था और अगर एक भी केस वहाँ पे आ जाए किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का, तो उसको कहा जाएगा एपिडेमिक। उसके बाद है ऐसी एपिडेमिक जो पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे बड़े एरिया को अफेक्ट करती हैं, दैट इज़ नोन एज पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19। उसके बाद नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यूटीआई, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। उसके बाद है एसटीडीज़ यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, फॉर एग्जांपल सिफिलिस, फॉर एग्जांपल एचआईवी एड्स, एंड देर आर मैनी अदर्स ऑल्सो आर ऑल्सो नोन एज, तो इनको कहा जाता है वेनरल डिजीजेस। MMR यानी कि मेटरनल मोर्टेलिटी रेट का सबसे कॉमन कॉज क्या है इंडिया में, वो है हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज। उसके बाद है ESIC एक्ट कब आया था, 1948 में। ESIC स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद इंडियन फैक्ट्री एक्ट है, वो भी आया है 1948 में। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा जाता है, CHC को, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। उसके बाद है हार्ट ऑफ ICDS कौन है, ICDS मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो हार्ट ऑफ ICDS कहा जाता है आंगनबाड़ी वर्कर को। उसके बाद है एक सब सेंटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, तो वो है 3000 से 5000। एक PHC के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, वो है 20,000 से 30,000। एक CHC के अंदर 80,000 से 1,20,000। एक आशा वर्कर जो है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करती है, तो 1000 पॉपुलेशन कवर करती है रूरल एरियाज़ में, और 1000 से लेके 2500 पॉपुलेशन कवर करती है वो अर्बन एरियाज़ में। लेकिन एग्ज़ाम्स में आपके पास ऑप्शन में 1000 ही होगा और रूरल एरिया का ही पूछा जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे पूछी जा सकती है, दैट व्हाट आशा स्टैंड्स फॉर, तो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके बाद है कि ICDS प्रोग्राम में किन बच्चों को किस एज ग्रुप तक कवर किया जाता है, तो उसमें आते हैं चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स। उसके बाद है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर इन एनी कंट्री और एनी कम्युनिटी इज़ IMR, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेपेटाइटिस A को, सीरम हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस B को। हेपेटाइटिस A कौन से रूट से ट्रांसमिट होता है, वो होता है फीको ओरल रूट से। प्रोफ्यूज वाइटरी डायरिया किस कंडीशन में होता है, कॉलरा में। राइस वाटर स्टूल किस में देखे जाते हैं, कॉलरा में। और पी सूप स्टूल देखे जाते हैं टाइफॉइड में। उसके बाद है अगर संकन आइज हैं, सब नॉर्मल टेम्परेचर है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, वॉशमैन हैंड्स हैं, तो वो होता है डिहाइड्रेशन में। उसके बाद है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस, तो ये आपको पता ही होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कई बार डॉट हिस्टोलिटिका भी होता है, तो दैट्स ऑल्सो राइट। उसके बाद है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ड्रंकनकुलियसिस, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ड्रंकनक्यूलस मेडिनेंसिस। ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई हैव जस्ट एडेड। उसके बाद है पोलियो कौन से रूट से ट्रांसमिट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सेम एज हेपेटाइटिस A, इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स थ्रू फीको ओरल रूट। उसके बाद है येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लेवीवायरस फिब्रिकस। उसके बाद है काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ सैंड फ्लाई। उसके बाद है ट्रिस्मस यानी कि लॉकजॉ, रिसस सार्डोनिकस एंड ओफिस्थोटोनस आर द फीचर्स ऑफ, कौन से डिजीज़ के फीचर हैं, वो टेटनस के। ट्रैकोमा कौन कॉज करता है, इट इज़ कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि पीछे जो MPCHO का 2019 का पेपर था उसमें वर्ल्ड हेल्थ डे का पूछा था, तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट डे आपसे पूछ लें। तो जो एंटी टबैको डे है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन 11 जुलाई। वर्ल्ड हेल्थ डे वी ऑल नो अप्रैल 7। ब्लड डोनेशन डे होता है अक्टूबर 1। उसके बाद है ब्लड डोनर्स डे जून 14। ब्लड कैंसर डे जनवरी 9। वर्ल्ड TB डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च को होता है। रेड क्रॉस डे मई 8 को होता है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे नवंबर 18। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अगेन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नवंबर 15। और यूनिसेफ डे होता है दिसंबर 11 को। उसके बाद मैंने कुछ वाइटामिन के केमिकल नेम्स ऐड किए हैं।
तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन, बी1 को थायमीन। अब आता है 3D डिजीज़। तो 3D डिजीज़ होती है, 3D में क्या क्या आता है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। लेकिन अब इसमें एक और डी ऐड हो चुका है जो कि है डेथ। तो अब ये 4D डिजीज़ बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बुक्स में सिर्फ 3 ही दिए हैं, तो हो सकता है एग्जाम में सिर्फ 3 ही दिया हूँ। तो वो कहा जाता है प्लाग्रा को। उसके बाद है विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है दैट इज साइनोकोबालामिन, और पुअर मैन्स मीट कहा जाता है पल्सेस यानी कि दालों को। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस कोविड-19 के ऐड किए हैं जितने भी मुझे अभी शॉर्ट टाइम में मिल पाए। तो WHO ने कोविड-19 नाम कब दिया, जो ये डिजीज़ है कोविड-19 जो कोरोना वायरस से होती है, वो दिया 11 फरवरी 2020 को। उसके बाद है व्हेन WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पैंडेमिक, कब उसको कहा गया कि ये एक पैंडेमिक है, तो वो कहा गया 11 मार्च 2020 को। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसने डिक्लेयर किया ये एक पैंडेमिक है, या किसने उसको नाम दिया, तो उसका आंसर होगा WHO। उसके बाद है व्हेन WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको 30 जनवरी 2020 नहीं होगा यहाँ पे, जी हाँ, 30 जनवरी 2020 को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद है जो कोविड-19 का जो वायरस है उसका क्या नाम है, तो वो है SARS-CoV-2। जो सार्स है वो एक प्रॉब्लम होती है जो कि इन्हीं वायरसेस, इसी फैमिली के वायरस की वजह से कॉज होती है, दैट इज सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद है विच वायरल डिजीज रिजेंबल कोविड-19, तो कोविड-19 को रिजेंबल जो करती हैं डिजीज दैट इज सार्स एंड मर्स। सार्स अगेन आई एम टेलिंग यू severe acute, not subacute, but it's severe acute respiratory syndrome, and MERS is for middle aged respiratory syndrome. उसके बाद है what does 19 in COVID-19 stands for। 19 किस लिए स्टैंड करता है कोविड-19 में, तो कोविड-19 में जो 19 है वो ईयर के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि इस ईयर जो है ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ। उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड कितना है कोविड-19 का, तो वो है 2 to 14 डेज, और क्वारंटाइन का जो पीरियड है दैट इज ऑल्सो फॉर 14 डेज। उसके बाद है फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस इज आइडेंटिफाइड इन, सबसे पहले जो नोवल कोरोना वायरस का जो फर्स्ट केस था वो आइडेंटिफाई हुआ था वुहान में, और कई बार वुहान नहीं होता है एग्जाम में, हुबई लिखा होता है, तो हुबई इज़ द स्टेट एंड वुहान इज़ इट्स कैपिटल, तो सेम ही चीज़ है। उसके बाद कोरोना वायरस किस तरह का वायरस है, ये एक RNA वायरस है, आपसे पूछ लिया जाता है RNA DNA, तो RNA वायरस है। विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर्ड कोरोना एन एपिडेमिक फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले कौन से भारतीय राज्य ने, कौन सी इंडियन स्टेट ने सबसे पहले कोरोना को एक एपिडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया, तो वो था हरियाणा। फर्स्ट कर्फ्यू कब लगाया गया था, 22 मार्च को फर्स्ट कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि एक डे के लिए था, फुल डे लॉन्ग वो कर्फ्यू था। उसके बाद है 21 डेज़ का जो लॉकडाउन था वो कब लगाया गया था, वो लगाया गया था 25 मार्च 2020 से। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऐड किए हैं। जो कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स है वो 5 ही नंबर का है, लेकिन जो एनालिटिकल स्किल है उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बट 5 नंबर का है, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी मच अबाउट दैट पोर्शन। उसके बाद है सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और जो एग्जाम्स में आता है दैट इज़ कि नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप है, तो इसका आंसर होगा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। उसके बाद है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज़, बिलीव्स एंड थॉट्स। तो आपसे कई बार ऑप्शन में होता है कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज़, शेयरिंग बिलीव्स, शेयरिंग थॉट्स एंड ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर यू विल गो विद ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सुपीरियर लेवल से सबॉर्डिनेट लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जबकि जो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होती है दैट इज़ नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कब माना जाता है, जब व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। आपके पास ऑप्शंस होंगी व्हेन सेंडर सेंड्स द मैसेज, सेंडर ने उसको भेज दिया, व्हेन डिकोडिंग अकर्स, इस तरह से ऑप्शंस होंगी, लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट हम तब मानेंगे जब रिसीवर को वो मैसेज समझ में आ गया। फर्स्ट एनिमी ऑफ नॉइस, फर्स्ट एनिमी ऑफ नॉइस फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है नॉइस को। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड, कौन से वर्ड से आए कम्युनिकेशन, तो ये आया है कॉमन वर्ड से, कई बुक्स में कम्युनिस्ट भी लिखा है,
तो जिस तरह से भी आपके पास ऑप्शंस होंगी यू कैन गो विद दैट। उसके बाद है 2 ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज, कौन सा जो पर्सन मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम कहते हैं सेंडर। और द मीडियम थ्रू विच, ऐसा मीडियम जिसके द्वारा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज़ नोन एज चैनल। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, फॉर एग्जाम्पल टीवी, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग एल्स, लेटर्स एंड ऑल। उसके बाद है रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर हमको रिस्पॉन्स देता है बाद में मैसेज को अंडरस्टैंड करने के बाद, दैट इज़ नोन एज फीडबैक। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर MPCHO एग्ज़ाम। मे यू ऑल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो वेरी मच।